द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 1041 से लेकर 1050 तक। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1041। वह रूप बहुत जटिल है। ये खिड़की के बाहर फूलों की क्यारी में रंग मिलान करने से कहीं अधिक जटिल है। लेकिन जो बात सतह पर तैर रही है वह अभी भी एक शिकायत है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बाय लियान जल्दी से शांत हो गई और उसने पहले यान यू को चुपचाप देखा। मामला बिल्कुल स्पष्ट लग रहा था। यदि उसने अभी चांग दी जी के अनुरोध पर सहमत होने के लिए मिशन 1 को चुना होता, भले ही चांग दी जी ने जानबूझकर इसके खिलाफ सावधानी बरती होती, यान यू निश्चित रूप से आधे रास्ते में ही टूट जाता। यदि यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण है तो दृश्य बहुत रोमांचक होना चाहिए। हवा में एक असहज लहर थी और दो थोड़ी अपरिचित महिलाएं एक दूसरे को घूर रही थीं। क्षमा करें, मैं शायद सही समय पर नहीं आ पाऊंगा। नहीं, आप ठीक समय पर आए। इसके बारे में सोचना बंद करो। इस तरह का संवाद बिल्कुल असंभव है। सम्राट लुआंजिया में चांग दीजी ने जो किया, उसे देखते हुए बायलियान का मानना था कि समस्या कभी भी चांग दीजी के साथ नहीं होगी। मुद्दा यह है कि यान यू ऐसा कभी नहीं कहेगा। बायलियान की समझ के आधार पर, हालांकि वह कोई बड़ा उपद्रव नहीं करेगी, वह निश्चित रूप से दुख से भरी हुई डेक्सियन में वापस भाग जाएगी। तब फिर तो मास्टर जी के कानों तक खबर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। परिणाम तो स्वतः स्पष्ट है। कार्य 1 का पुरस्कार अंकों में विभाजित है और फॉर्चून पिल का मूल्य एक साधारण शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के बराबर है। जोखिम का ये स्तर बायलियान को मौत की स्थिति में डालने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी त्वचा की 2 परतें उतारने पर मजबूर कर देगा। उन्होंने पहले से ही 3 संयुक्त परीक्षणों के दृश्य का अनुमान लगा लिया था। उसके कमरे में मालिक आगे की ओर बैठते थे और छोटी बहनें और खरगोश दोनों ओर अलग अलग बैठते थे। तांग जिया बायलियान, क्या आप जानते हैं कि आपने क्या अपराध किया है? डरावना। बायलियान ने जल्दी से इन अजीब विचारों को मिटा दिया। इस कमरे में उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। भले ही यान यू जादू के घेरे को तोड़ सके और देख सके कि कमरे में क्या हुआ था, फिर भी उसके पास बहस करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। खांसी खांसी। अपना गला साफ करने के बाद बायलियान ने पूछा, मास्टर यान यू, आप यहाँ क्यों हैं? आप क्या कहते हैं? यान यू की आंखें और अधिक आक्रोशित हो गईं। मैंने कहा था, मैं कहता हूँ हथौड़ा। बायलियान ने अपनी आंखें घुमाना चाहा, आप सभी को पहेलियां खेलना इतना पसंद क्यों है? हालांकि मैं उस तरह का लकड़ी का व्यक्ति नहीं हूं जो कुछ भी नहीं समझता। मैं कोई परी नहीं हूं जो आसानी से अपने मन का पता लगा सकती हूं। शिकायतें तो शिकायतें ही हैं, लेकिन फिर भी वह बहुत धैर्य से पेश आई। तुम अकेले आए हो? यान यू ने हल्के से सिर हिलाया। उसने जल्दी से इस विषय को अतीत में ले आया और वापस पूछा, बायलियान, क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ है? यहाँ। बायलियान ने चारों ओर देखा। यह एक अत्यंत विशाल महल है, जिसके पूर्व और पश्चिम की ओर गर्म मंडप है, जो रहने का स्थान है। बीच में एक विशाल पर्दा है और सजावट उत्तम और भव्य है। अब वह एक गर्म मंडप में है। कैबिनेट में आग तेजी से जल रही थी, जिससे उसके और यान यू के चेहरे चमक रहे थे, ताकि भले ही वे नग्न न हो, उन्हें केवल गर्मी महसूस हो। गर्म कैबिनेट में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली चीज चौकोर मेज के बगल में और दीवार के सामने रखा बड़ा बिस्तर है। यह बिस्तर इतना बड़ा है कि बायलियान ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि अगर इसे 10 लोगों के लिए क्षैतिज रूप से रखा जाए तो भी ये पर्याप्त नहीं होगा। शायद ये किसी रखेल का निवास स्थान हुआ करता था। बायलियान ने उत्तर दिया। यान यू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसने बायलियान का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उस जगह की ओर इशारा किया जहां साइन लटका हुआ था। गइंग पैलेस, ये हिलुओ साम्राज्य की पिछली रानियों का शयन कक्ष है। जू परिवार की उस लड़की ने तुम्हें यहाँ व्यवस्थित किया है। मैं देख रही हूँ कि यह सिर्फ लालच है। तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं। बायलियान, उसके बहकावे में मत आना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे स्वामी बहुत दुखी होंगे। वह बहुत भावुक लग रही थी। उस मुद्रा को देखकर ऐसा लगता है कि वह चांगदीजी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता है, ताकि ऊपरी और निचले में अंतर किया जा सके। सच कहूं तो, अगर दोनों पक्षों के बीच निष्पक्ष मुकाबला होता, तो विजेता निश्चित रूप से यान यू होता। उद्धरण चिन्ह। बायलियान, जिसकी कलाई पकड़ी गई थी, थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। उसे यह स्वीकार करना होगा कि चांग दीजी को उसका शरीर मिलने से पहले वह दीजी के शरीर के साथ बढ़ी हुई थी। और तियानी शहर आते समय कार में उन्होंने एक दूसरे की बारीकियों का परीक्षण किया।
इस तरह की बात उजागर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। तो बाय बाय ने तुरंत आश्चर्य से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि इस ग्रीन पैलेस का इंटीरियर इतना शानदार है। मुझे पहले यह अजीब लगता था, क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि हेलुओ साम्राज्य के शाही परिवार को कभी भी फिजूल खर्ची और बर्बादी पसंद नहीं थी। चूंकि यह रानी का शयन कक्ष है, तो ये समझ में आता है। उसने विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन इस तरह की छोटी सी चाल यान यू के सामने बिल्कुल भी काम नहीं करती है, जो भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव में है। क्या तुमने मेरी बात सुनी? यान यू ने बायलियान के कंधे को दबाया। वह पहले से ही लंबी थी, लेकिन अब उसने मोटे तले वाले जूते पहन रखे थे, और वह थोड़ा पंजों के बल खड़ी थी, और उसकी गति अचानक बढ़ गई। बायलियान ने यान यू को घूर कर देखा, और अंत में सिर हिलाया। यान यू, जिसे सकारात्मक उत्तर मिला, अचानक पीछे हट गया। माफ करना, मेरी आवाज थोड़ी भारी थी। वह बगल में झुकी हुई थी, अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को दबा रही थी, और मोमबत्ती की रोशनी में बैंगनी पोशाक से एक धुंधला प्रलोभन प्रकट हो रहा था। कुछ सांस लेने के बाद वह फिर से मुड़ी। मैंने सुना है कि आपने मेरे लिए सीधे ताइक्सुआन दाओमेन में प्रवेश किया और ताओवादी मास्टर लिंगजियन का सिर काट दिया। तो आप खबर मिलने के बाद यहां आए। बायलियान को अचानक एहसास हुआ कि वह केवल यान यू के लिए नहीं थी, लेकिन ये लगभग समान है। यान यू की आंखें तुरंत चमक उठी, मानो चू यान खिड़की से बेडसाइड टेबल पर चमक रहा हो, और हवा आलसी नशे और थोड़ी धड़कन वाली लहर से भर गई। बायलियान, वह एक कदम आगे बढ़ी, बायलियान के बहुत करीब, इतना करीब कि वह की रूपरेखा स्पष्ट रूप से देख सकती थी। किनारे और कोने तीखे नहीं हैं, बल्कि बेहद मुलायम है। हल्की रोशनी में यह ऐसा लगता है जैसे आइसक्रीम पिघलने वाली है। दूध का स्वाद इस तरह से बह निकला। जब यान यू की सांस थोड़ी कम हो गई, तो बायलियान को अचानक एक प्रश्न याद आया, क्या आपकी याददाश्त वापस आ गई है? याददाश्त? यान यू ने तुरंत इनकार कर दिया, नहीं, बात बस इतनी है कि मुझे शुरू से ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। बायलियान ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। किसी कारण से, जब यान यू ने ये वाक्य कहा, तो उसे लगा कि यान यू वास्तव में मूर्ख था। वरना, मास्टर जी आपको इस तरह से परेशान नहीं करते, है ना? यद्यपि ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। वास्तव में, मुझे नहीं पता कि यह रिश्ता बहुत अच्छा है। बायलियान ने आह भरी। उसने देखा कि यान यू ने फिलहाल इसे समझ लिया है, लेकिन अगर एक दिन यान यू को अचानक महसूस हुआ कि वह एक कचरा है जो गोंग जुएक्सिन के पैर की उंगलियों से भी मेल नहीं खा सकती और उदास हो गई, तो ये परेशानी होगी। हालांकि यान यू ने बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं, जाहिर है, ये जानना बेहतर है। वह ईमानदारी से मुस्कुराए, इससे पूरी तरह पता चलता है कि मैं पहले भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब मुझे अच्छा बने रहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, अगर मुझे नहीं पता कि मैं गोंग जुएक्सिन हूं, तो मैं यह नहीं समझ पाऊंगी कि आप मेरे बारे में कैसा महसूस करते हैं। हाँ, यान यू ने सीधे बायलियान की कमर को गले लगाया, बायलियान को पीछे की ओर दबाया और मेज पर दबा दिया। पहले तो मुझे लगा कि तुम मेरी परवाह करते हो, क्योंकि मैं एनलैन की छोटी बहन और तुम्हारी बड़ी चाचा थी। बाद में मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद तुम मुझसे कुछ लगाव रखते हो, लेकिन वह रुकी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। हालांकि तुम कभी अमर सम्राट थे, लेकिन तुम्हें जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना करना है, वह आखिरकार ताइशुआन दाओमेन ही है। ये वही निर्दयी लिंग जियान है जो हजारों सालों से प्रसिद्ध है। ताओवादी, मेरे लिए, तुमने उसे चुनौती देने की पहल की। मेरे लिए, तुमने उसे ताइशुआन दाओमेन के अनगिनत लोगों के सामने मार डाला। मैं, इस अध्याय का अंत। TOC, मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1042। यान यू ने उत्साह से अपनी जांघ उठाए और बायलियान के पैर को दबाया, और उसके हाथ में ताकत भी थोड़ी बढ़ गई। झीने कपड़े उसके दिल की असीम गर्माहट को छिपा नहीं सके। उसे अपने शरीर में गर्मी का एहसास हुआ। यह उत्साह है, ये भावुकता है, ये ज्वार की तरह उमड़ता प्रेम है। इस समय, यान यू ने अचानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। चूंकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी और यहां आ गई, इसलिए उसे इसे रोककर रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि देरी जारी रही, तो एक बार जब बायलियान और एनलैन के बीच संबंध वास्तव में बदल जाएगा, तो उसके पास कोई मौका नहीं होगा। और अगर वह जल्द से जल्द अपने और बायलियान के बीच की खाई को तोड़ सकती है, तो उसके लिए जो इंतजार है वह एक ठंडा और गीला रसातल हो सकता है, लेकिन यह एक चिकनी सड़क होने की अधिक संभावना है जो लोगों को अचानक प्रबुद्ध कर देगी। यान यू को फिर से लड़ना होगा।
वह एन लैन के साथ लड़ाई में अनगिनत बार हार चुकी है और इस बार उसे पहले फिनिश लाइन पार करनी होगी। पहले तुम मुझे फांसी लगा दो, पहले तुम मुझे प्रतियोगिता में मार दो, देर सवेर मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। बाय लियान ने उत्सुकता से पूछा, यान यू तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यान यू ने तुरंत इसका खंडन किया। उसने सीधे बाय लियान के नाजुक चेहरे को देखा और बाय लियान की वजह से अंधेरी और धुंधली दुनिया थोड़ी उज्जवल लग रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। गरम, मलाईदार, मीठा। जैसे ही उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, सब कुछ उसकी पकड़ में आ गया। बस ऐसे ही तन के मुंह में गिर गया। गर्म सुगंध को सूंघते हुए, जो लगभग उसके नथुनों में प्रवेश कर गई थी, बाय लियान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। पहाड़ एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं और लहरें अचानक उठ रही हैं। उसने जल्दी से कहा, ये हिलुओ साम्राज्य का महल है। यान यू की आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये ठीक है, मैंने यहाँ आते समय इसकी जांच की थी, और यहाँ कोई भी पहरा नहीं दे रहा है। अगर चांदनी जी अचानक वापस आ गए तो इसकी चिंता मत करो। उसने कहा है कि वह कल सुबह तक यहाँ नहीं आएगी, और हमारे लिए अभी भी 2.5 घंटे बाकी है। यान यू रुका। बाय लियान को लगा कि वह पहली मंजिल पर है, लेकिन वह वास्तव में 5वीं मंजिल पर थी। वह मूर्ख नहीं है, ये किसी और का क्षेत्र है। निश्चित रूप से उसने चांदनी जी की अचानक वापसी पर विचार किया है। मगर इससे क्या? उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि चांदनी जी को पता चल जाए कि बाय लियान के साथ उसका रिश्ता कितना गहरा था। बल्कि वह अभी भी स्पष्ट रूप से इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इसे देखा था। जब आप इसे देखें तो जल्दी करें और बुरी महिला के लिए इस पर चढ़ें। बाय लियान हमारे डेक्सियनमेन से संबंधित है। आप जैसे बाहरी लोग इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। इस लहर को संप्रभुता की घोषणा कहा जाता है, दुश्मन पर एक भारी प्रहार। यान यू ने गहरी सांस ली। यह तुम नहीं चाहती। यदि आप पूछना चाहते हैं कि आप इच्छुक हैं या नहीं, तो निश्चित रूप से बाय लियान इच्छुक है। वह एक ईमानदार व्यक्ति है और अपने सपनों को कभी नहीं छिपाती। लेकिन इस जगह की विचित्रता पिछली कार की तुलना में ज्यादा खराब नहीं है। वह बहुत देर तक यान यू को देखती रही, लेकिन सिस्टम उसे बहुत देर तक याद दिलाने के लिए नहीं आया। क्या इसका मतलब यह है कि कोई खतरा नहीं है? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, यान यू ने हमला करने की पहल कर दी। डेक्सियनमेन की मिस यान आमतौर पर काय और स्वेच्छाचारी होती हैं, लेकिन आज उन्होंने अंततः अस्थायी रूप से परामर्श शब्द को बहादुर शब्द में बदल दिया। अगर आपने मना नहीं किया तो मैं इसे आपकी इच्छा मान लूंगा। उसने उससे धमकाया। यह ऐसा है जैसे किसी भट्टी की गहराई में लकड़ी फेंकी जाए और हल्का सा झटका लगने पर आग ऊपर उठकर लकड़ी को पूरी तरह जला दे। सरसराहट की आवाज के साथ साथ शाही बगीचे से आने वाले कीड़ों की आवाज भी गाइंग पैलेस में गूंज रही थी। ये सर्दियों की रात गर्मियों की रात की तरह है। मोमबत्ती की रोशनी के साथ लटकता पर्दा भी हिल रहा था। क्लैंग। अगले ही क्षण मेज के कोने पर रखा फूलदान लुढ़ककर जमीन पर आ गिरा। इस बार स्थिति पहले से भी बदतर लग रही थी, यहां तक कि मेज पर भी ठंडा पानी डाला गया था। यान यू थोड़ा घबरा गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, यह आप ही थे जिन्होंने मेरी कमर को छुआ था, और जब भी मैं घबरा जाती थी। बाय लियान अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। यह आप ही थे जिन्होंने इसे शुरू किया था। जाहिर है यह आप ही थे जिन्होंने इसे शुरू किया था, लेकिन अब आप पीछे हट रहे हैं। निश्चित रूप से हर कोई चांदनी जी जितना प्रतिभाशाली नहीं है, न ही हर कोई चांदनी जी जितना सीखने के प्रति उत्साही है, जो शिक्षक की गलतियों को सुधारने के लिए पहल कर सके और शिक्षक को शिक्षण पद्धति में सुधार करने में मदद कर सके। लेकिन क्या ये ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, बाय लियान ने यान यू के कान में कहा। जो लोग उसकी कक्षा में प्रवेश करते हैं वे उसके छात्र हैं, और उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने छात्रों के साथ अच्छे मित्र बनाए। और उसकी हड्डियों में एक कठोर चरित्र है। सीखना नहीं चाहते, अब यह आप पर निर्भर है। बाय लियान नीचे झुककर गिरे हुए फूलदान को उठाया और मेज पर रख दिया। इस समय यान यू ने शर्म से अपना सिर घुमा लिया, मानो वह माफी मांगते समय अपना पेट दिखाने वाली हो। इधर उधर मत घूमो, बस मेरी बात सुनो। बाय लियान ने यान यू के बालों को धीरे से उठाया, जो घबराहट के कारण पसीने से गीले थे। पसीना एक परिपक्व नारंगी पीले प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। वह स्पष्ट रूप से एक वयस्क है, जो वयस्क होने के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन यान यू जिसके गाल लाल हो रहे हैं, बाय लियान को असाधारण रूप से प्यारा महसूस कराता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर को पहले तुम्हें इतना परेशान करना पसंद था। बाय लियान बुदबुदाए। उसने पाया कि वह थोड़ी मजाकिया भी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए अब यान यू के सीखने के परिणामों का अच्छा स्वाद लें।
वह नीचे बैठी और सबसे पहले झुर्रीदार मोजों को सीधा किया। और जब वह पूरी तरह से तैयार हो गई, तो गुयंग पैलेस के मुख्य द्वार से एक धीमी चरमराहट की आवाज आई। बाय लियान के पास केवल मुड़ने का समय था। यान यू के पास केवल अपनी स्कर्ट को नीचे रखने का समय था। बाय लियान, वरिष्ठ यान यू। चांग दी, जो पहले से ही साधारण कपड़े पहन चुके थे, उत्साह से बाहर से अंदर आए। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। पहले उसने महल का द्वार खोला और फिर नुआन मंडप का द्वार। सुगंधित हवा अंदर आई और उसकी परछाई फड़फड़ाती तितली की तरह थी। मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ रही है। बात करते करते चांग दी की आवाज अचानक बंद हो गई। उसके हाथ पैर जड़ हो गए थे और वह स्तब्ध भाव से देख रही थी। बाय लियान महसूस कर सकती थी कि चांग दी की निगाहें उसके हाथों और यान यू के पैरों पर टिकी हुई थी। वहां भी कुछ खास नहीं था, कम से कम ऐसा प्रतीत होता था। लेकिन अच्छे छात्र दी को ये कैसे समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या होने वाला था। मुझे माफ करना, चांग दी ने जल्दी से हाथ हिलाया। वो पीछे हटती रही, शायद मैं सही समय पर ना आ पाऊं। ये देखकर कि वे नुआन मंडप के दरवाजे की ओर पीछे हटने वाले थे, कमरे में मौजूद दो लोग अभी भी नहीं हिले। चांग दी के पीछे के कदम थोड़े रुक गए। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1043। इंतजार। चीजें उस तरह क्यों नहीं विकसित हुई जैसा उसने सोचा था। वास्तव में, जैसे ही उसे यान यू के अस्तित्व का एहसास हुआ, वह पीछे हटने के लिए तैयार हो गई। उसने जानबूझकर कहा कि वह कल सुबह वापस आएगी। उसका विचार बहुत सरल है, सुरक्षा के लिए उसे यान यू को उसके और बाय लियान के बीच का रहस्य नहीं बताने देना चाहिए, अन्यथा वह क्यूंग मिंगफे की सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगी। सौभाग्य से कई अन्य लोगों ने कहा कि बाय लियान के गुरु को पारित करना आसान नहीं है। भविष्य में बाय लियान के साथ शोध करने के अवसर मिलेंगे और वह जल्दी में नहीं है। ऐसे में बाय लियान और यान यू को पुराने दिनों की याद दिलाना बेहतर है। सबसे पहले चांग दी ने ऐसा ही विचार छोड़ा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यान यू इतनी साहसी होगी कि वह हेलुओ साम्राज्य की रानी के शयन कक्ष को एक पारस्परिक सहायता अध्ययन समूह के लिए कक्षा के रूप में उपयोग करेगी, जो उससे ज्यादा खराब नहीं था। सच कहूं तो उसने वास्तव में यान यू और बाय लियान के बीच संबंधों के इस बिंदु तक पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी। गुस्सा थोड़ा सा, लेकिन चांग दी जल्दी ही शांत हो गए। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। उनके और बाय लियान के बीच का रिश्ता अभी तक स्पष्ट नहीं है, और वह बहुत पहले से जानती थी कि वह बाय लियान पर एकाधिकार नहीं कर सकती, क्योंकि वह देर से आई थी। इसलिए उसने जल्दी ही समझ लिया कि यह एक अवसर था यान यू को जीतने का और यान यू और उसके साथियों को एक ही खाई में लाने का अवसर। यह सोचकर कि दीर्घ सम्राट अब और संकोच नहीं करेगा, वह तुरंत गुयंग महल की ओर चल पड़ी। वह अनुचित रवैये के साथ सीधे कक्षा में घुस आया और बाय लियान और यान यू के अध्ययन में बाधा डाली। तब उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वह पूरी तरह से अप्रत्याशित था और पीछे हट गया। इस समय, जब तक यान यू उसे रोकने के लिए आती है, उसकी योजना सफल हो जाएगी। यद्यपि यह एक अस्थायी योजना थी, लेकिन झांग दी को अपनी चतुराई के लिए स्वयं की प्रशंसा करनी पड़ी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यान यू हिली नहीं। न केवल वह हिली, बल्कि उसके चेहरे पर कोई घबराहट भी नहीं दिखी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये कैसे संभव है? चांग दी सुन्न है। क्या वह ऐसे ही सीधे चली जाएगी? नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता, लेकिन अगर मैं दरवाजे पर खड़ा रहा तो ऐसा लगेगा कि मैंने जो कहा उसमें कुछ गड़बड़ है। उसे सिर में चक्कर सा महसूस हुआ, या बस जमीन पर गिर पड़े और चक्कर आने का नाटक करें। लेकिन क्या होगा अगर बाय लियान के पास स्मृति मिटाने का कोई तरीका हो? नहीं, हमें शीघ्र ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। रास्ता रास्ता रास्ता। बाहर। मैं सीनियर एन लैन को बताऊंगा। चांग दी नुआन मंडप से लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उन्होंने केवल 2 कदम ही उठाए थे कि उनके पीछे कदमों की आहट और विस्मय की आवाजें आने लगी। मत जाओ, तड़क गया। बैंगनी प्रेत चमक उठा। टेढ़ी बेल्ट और ढीली स्कर्ट वाली एक महिला ने अपने हाथ खोलकर गयिंग पैलेस के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। बहुत अधिक घबराहट के कारण यान यू अभी भी हिंसक रूप से हौंफ रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दुश्मन इतना चालाक होगा, जो बाय लियान की तुलना में उसकी कमजोर जगह पर अधिक आसानी से प्रहार करेगा। चांग दी को ऐसा लगा जैसे वह अचंभित हो गई। वह घूमी और खिड़की की ओर दौड़ी, लेकिन एक कदम भी नहीं चल पाई कि यान यू ने उसकी बाह मजबूती से पकड़ ली।
मत जाओ। यह अभी भी वही वाक्य है। मुझे जाने दो, मत जाओ। ये देखकर कि यान यू और चांग दी जी लड़ने वाले थे, बाय लियान जल्दी से खड़ी हो गई। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बाय लियान को लगा कि वह फटने वाला है। इस मामले को समझाने का कोई तरीका नहीं है, और जितना अधिक आप इसे समझाएंगे, यह उतना ही अधिक अराजक होता जाएगा। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती, अन्यथा यदि यह खबर मास्टर और जूनियर सिस्टर तक पहुंच गई तो वह सचमुच बर्बाद हो जाएगी। यह कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था उसे याद दिलाने क्यों नहीं आई? इस समय यान यू ने बायलियान को मुक्का मारकर मार डालने का एक छोटा सा इशारा किया। वर्तमान योजना के लिए एकमात्र रास्ता लोगों को मारना है। परेशानी मत करो। बायलियान अवाक रह गई। फिर भी मारा गया। यदि चांगदी जी के पास त्यांजी त्यानई जेड प्लेट नहीं थी, तो ये कहना ठीक है, इसके साथ आप वह व्यक्ति होंगे जिसे पीट पीट कर मार डाला गया होगा। टिमटिमाती मोमबत्तियों वाले कमरे में तीनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। लंबे समय के बाद, जैसे कि यान यू ने कुछ भयानक निर्णय लिया था, वह चांगदी जी के सामने आक्रामक रूप से चली गई। चूंकि उसे चुप कराने के लिए किसी को मारना पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा है। ये वह कीमत भी थी जो उसे भयानक बॉस एनलैन से निपटने के लिए चुकानी पड़ी। आखिरकार वह अपनी ताकत पर भरोसा करने के लिए बहुत कमजोर थी। सम्राट को गिरोह में शामिल होने के लिए खींचो, चलो बाय लियान के साथ एक साथ निपटे। अध्याय 28 विवादों को छोड़ो और श्वेत दया के विरुद्ध मिलकर लड़ो। 5K यान यू का दिमाग काफी गर्म है और उसकी खोपड़ी गर्मी से सुन्न हो गई है। लेकिन इस स्थिति में उसने पाया कि उसकी सोचने की गति सामान्य से 100 गुना तेज थी। पहली बात जो स्पष्ट होनी चाहिए वह ये है कि वह कमजोर है। ये कमजोरी अनलैन से संबंधित है। चाहे आप इसकी तुलना किसी भी तरह से करें, बायलियान के दिल में उसकी स्थिति एनलैन की तुलना में बहुत कम है। वह अंत में कुछ भी न पाने के लिए भी तैयार थी, सिर्फ इसलिए कि वह ये समझती थी। जब उसे पता चला कि बायलियान उसके लिए लिंगजियन दाववादी का सिर काटने के लिए दौड़ी थी, तो वह अपने दिल में खुशी को नियंत्रित नहीं कर सकी और सीधे तियानई शहर भाग गई। और वह गुइंग पैलेस जैसी अनुचित जगह पर रहने को तैयार थी ताकि बायलियान को अपने स्वयं के विवरण को अच्छी तरह से समझने दें। यदि आप मूल बात नहीं जानते तो आप ज्वार की तरह अपने प्रेम को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? लेकिन अभी इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। यान यू ने सोचा कि कमजोर कैसे मजबूत को हरा सकता है। अचानक हमला, बलवान की शरण लो, या फिर बलवान के विरुद्ध अन्य कमजोरों से मिल जाएं। एक वयस्क के रूप में वह सिर्फ एक चम्मच लेने का इरादा नहीं रखती है, वह नदी की तरह पीना चाहती है। यान यू पहले से ही छिपकर हमले कर रहा था। 1000 साल पुरानी कॉमरेड गोंग जुएक्सिन ने दीर्घायु वृद्ध कॉमरेड आन लैन के घर में चोरी से घुसने की कोशिश की। अगर चांगदी जी अचानक घर में घुस ना जाती तो वह अभी अभी घर में घुस चुकी होती। बलवान की शरण लेने का कार्य भी साथ साथ किया जाता है। यान यू के विचार में बायलियान अधिक मजबूत है, लेकिन समस्या यह है कि बायलियान और एनलैन के बीच संबंध असामान्य है, और अकेले बायलियान पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से विशेष रूप से विश्वसनीय नहीं है। इसलिए यान यू ने चांगदी जी पर अपनी नजरें जमाई। ये सही है। चांगदी जी ने बायलियान के साथ उसकी कूटनीतिक गतिविधियों में बाधा डाली, जो इतनी घृणित थी कि वह चांगदी जी को 2 घूंसे मारना चाहती थी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1044। लेकिन फायदे और नुकसान को तौलने के बाद यान यू को पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकती। एक बार जब वह हिंसक प्रवृत्ति दिखाती, तो वह चांगदी जी को पूरी तरह से एनलैन की ओर धकेल देती। यह मामले को और बदतर बनाने के समान है। उस समय एनलैन हंस सकती थी और उसे और चांगदी जी को एक दूसरे को काटते हुए देख सकती थी। बस इतना ही। मुझसे लड़ना चाहते हो, सच में ज्यादा आंक रहे हो। यान यू ने महसूस किया कि इसके बजाय अस्थायी रूप से अपने पूर्वाग्रहों को अलग रखना और चांगदी जी के साथ गठबंधन करना बेहतर होगा। भविष्य में बायलियान के साथ संवाद करने के बहुत सारे अवसर होंगे, इसलिए इस तरह से सोचने के बाद वह इतनी नाराज नहीं है। ठीक है, उसके पिछले विचार भी सही थे। गठबंधन ने कहा कि वे एनलैन से निपटना चाहते थे, लेकिन एनलैन से निपटने से पहले उन्हें पहले बायलियान से निपटना होगा। यदि वे बायलियान की परीक्षा भी पास नहीं कर सके, तो अंत में उनके लिए एनलैन को हराना निरर्थक होगा। यान यू चांगदी जी के पास गई और चांगदी जी से कहा, जो अभी भी घबराहट में अनिर्णित थे, दरअसल आप भी बायलियान को पसंद करते हैं, और आप वही करना चाहते हैं जो आपने अभी बायलियान के साथ देखा, है ना? भाषा आश्चर्यजनक नहीं है। इस प्रश्न ने साहसी बायलियान और चांगदी जी को चकित कर दिया। तुमने अभी क्या देखा?
इसका मतलब है चाय बनाना और चाय पीना। अच्छा लड़का, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यान यू, जो आपकी तरह बेवकूफ दिखती है, ऐसे साहसी शब्द कह सकती है। चांग दी जी अवचेतन रूप से इनकार में अपना सिर हिलाना चाहती थी, लेकिन यान यू ने उनके कंधे को दबाया। बकवास करने की कोशिश मत करो, यह मत सोचो कि मैं इसे नहीं देख सकता, तुम देख सकते हो कि बायलियान की आंखें स्पष्ट रूप से उसे खा जाना चाहती हैं। चांग दी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ यान यू, आप मजाक कर रहे हैं, मेरे मन में केवल परी बायलियान के लिए श्रद्धा है, मैं उनकी निंदा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। यान यू ने व्यंग्य किया, क्या आप मुझे सुन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर गुप्त रूप से एनलैन को रिपोर्ट करेंगे। चांग दीजी ने अपना सिर हल्के से हिलाया, मुस्कुराया। यान यू ने तिरस्कार में अपने होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन इस समय जब वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी, वह आक्रामकता से भर गई। वह उठी और आगे की ओर झुकी, चांग दी जी पर दबाव डालने लगी। ये बहुत बेवकूफी है, क्या आपको लगता है कि एनलैन इसके लिए आपको धन्यवाद देगा, ताकि वह आपके बारे में अच्छी धारणा बनाए और अपनी सतर्कता कम करे? यह एक बड़ी गलती है। और अगर आप वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत करते हैं, तो मैं भी यही काम कर सकता हूं, और अंत में यह एक दूसरे को चोट पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं होगा, और एनलैन को कुछ भी नहीं मिलेगा। बायलियान के मुंह का कोना फड़क उठा। क्या मेरे सामने इस तरह की बातें करना तुम्हारे लिए सही है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं चुपके से गुरुजी को बता दूंगी? ठीक है। अब वह सचमुच हिम्मत नहीं कर सकती। बायलियान को धुंधला धुंधला याद आया कि क्लैश ऑफ द गॉड्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बेशक इसमें भाग लेने वाले वे दोनों नहीं थे, और अंत में एक असहज, खूनी और बुरी कहानी हुई। इससे वह चिंतित हो गई। अब खेल की तुलना में सभी लोग अधिक सामान्य दिखते हैं, लेकिन चूंकि रिश्ते अधिक जटिल हो गए हैं, तो कौन गारंटी दे सकता है कि अंत बंद नहीं होगा? बहस करना बंद करो, अगर तुम इस तरह झगड़ोगे तो तुम्हें परिणाम नहीं मिलेंगे, बायलियान ने समझाया। यान यू ने गंभीरता से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। मैं उसके साथ बहस नहीं कर रही हूँ, मैं उसके साथ तर्क कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बायलियान चिंतित थी। बायलियान की तुलना में चांग दीजी अधिक शांत है। आखिरकार उसने पहले तो एनलैन को रिपोर्ट करने की योजना नहीं बनाई थी। ऐसा करने का कारण सिर्फ यान यू को क्वियोंगमिंग चोटी में प्रवेश करने के लिए एक सफलता के रूप में उपयोग करना था। उसने आंखें झपकाईं, वरिष्ठ यान यू क्या करना चाहते हैं? बेशक मैंने किया। यान यू ने चांगदी जी को जाने दिया। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, तो मैं रोशनदान खोल दूंगी और सच बताऊंगी, भले ही तुम मुझे हराने की पूरी कोशिश करो, फिर भी तुम्हें अंत में इसका सामना करना पड़ेगा। एनलैन, मुझे नहीं लगता कि तुम एनलैन की प्रतिद्वंद्वी हो, भले ही तुम्हारी ताकत जूपैन से बेहतर हो, क्योंकि यह सिर्फ ताकत की बात नहीं है। बायलियान, जो एक तरफ खड़ी थी, ने जल्दी से उन दोनों को बीच में टोकते हुए कहा, मास्टर इतनी डरावनी नहीं है, वह मूलतः एक अच्छी इंसान है, अच्छा आदमी है। यान यू ने नाराजगी से बायलियान की ओर देखा। भले ही वह भविष्य में एनलैन के साथ एक ही बिस्तर साझा करना जारी रख सके, लेकिन वह अतीत को कभी नहीं भूल पाएगी जब वह एनलैन की रजाई के नीचे चली गई थी, लेकिन एनलैन ने उसे बीम से लटका दिया था। बायलियान यह नजारा देखकर शून्य भाव से देखता रहा। रक्त वृक्ष के पूर्वज द्वारा दी गई डायरी से उसे पता चला कि स्वामी ने वास्तव में कुछ अत्यधिक कार्य किए थे। गुरु से अकेले में क्षमा मांगना कठिन प्रतीत होता है, और अंत में संभवतः ऋण चुकाने की जिम्मेदारी गुरु पर, जो कि सबसे बड़ी शिष्या है, होगी। यान यू ने बायलियान की बात को अनसुना कर दिया और चांगदी जी से कहा, उस औरत को लड़ाई का बहुत अनुभव है। उसे सर्दियों में चूल्हे के पास सोती हुई सफेद बिल्ली की तरह आलसी मत समझो। दरअसल वो गंदे पानी से भरी है। डिक्सियन मेन में कम ही लोग हैं जो उसकी बराबरी कर सकें। चांग दीजी ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। यान यू ने अपनी बाहें पार करके कहा, चाहे तुम हो, मैं हो, या बायलियान की छोटी बहनें, अपने दम पर एनलैन को हराना नामुमकिन है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो तुम कोशिश कर सकती हो। चांगदी जी ने फिर अपना सिर हिलाया। कोशिश मत करो। वह नहीं चाहती थी कि उसे एनलैन की बंदूक से मारा जाए। यान यू आत्मविश्वास से मुस्कुराए, ऐसा लगता है कि आप भी स्वीकार करते हैं कि बायलियान के लिए आपके इरादे बुरे हैं। चांग दी जी ने आह भरी, वरिष्ठ यान यू, अब ऐसे मामलों में उलझने का समय नहीं है, आपकी क्या योजना है? यान यू ने कहा, हम एकजुट हैं, केवल एकजुट होकर ही हम एनलैन की बाधा को पार कर सकते हैं। बायलियान ने चुपचाप अपना हाथ उठाया। वास्तव में ऐसा होना जरूरी नहीं है, मास्टर को लोगों को खाना नहीं आता। यान यू की आंखें और अधिक आक्रोशपूर्ण हो गईं। तो फिर तुम जाओ और एनलैन को हमारे रिश्ते के बारे में बताने की पहल करो।
बाय लियान ने तुरंत बात करना बंद कर दिया। लेकिन इस बार यान यू उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। दरअसल मुझे अपनी हैसियत की परवाह नहीं है। मैं झगड़ने वाला इंसान नहीं हूं। वरना मेरी साधना यहीं अटकी न रहती। जब तक हम साथ रह सकते हैं, भले ही हमें छुपकर मिलना पड़े, मैं शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन अगर एनलैन को इस बात का पता चल गया तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? संभवतः 4 पैर टूट जाएंगे। बाय लियान ने सोचा। यान यू ने धीरे से कहा, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी है। उन छोटी बहनों के साथ आपका रिश्ता असामान्य है ना? बाय लियान ने अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे माफ करना। यान यू ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले पसंद करती थी, और मैंने तुम्हें पहले बहकाया था। मैंने पहले किसी चीज के लिए लड़ाई नहीं की। मैं बस सपाट लेटना चाहती थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर तुम नहीं लड़ोगे, तो सपाट लेटने पर भी कोई मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ विनाश होगा। बाय लियान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यान यू अचानक ऐसे दार्शनिक शब्द कहेगी। यदि वह इस संसार में सपाट पड़े रहना चाहे तो क्या होगा? खेल में मास्टर लाइन के अंत की तरह यह आकाश से अमर के प्रहार के तहत पूर्वी शेंजो के साथ डूब जाएगा। यही असली विनाश है। भौतिक शरीर से लेकर आत्मा तक अस्तित्व के सभी निशान मिट जाएंगे। ये देखकर कि बाय लियान चुप है, यान यू ने फिर से चांग दी जी की ओर रुख किया। आप क्या सोचते हैं? चांग दी जी मुस्कुराए। वरिष्ठ यान यू एक बुद्धिमान व्यक्ति है। इससे यान यू दुखी हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं? मैं सिर्फ अपने दिमाग का उपयोग करना पसंद नहीं करता। उदाहरण के लिए, अब वह इस पर नजर रख रही है। इससे पहले कि मैं आपको औपचारिक रूप से टीम में शामिल करूं, मुझे एक प्रश्न की पुष्टि करनी होगी। समस्या क्या है? मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि आप वास्तव में सहयोग करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप मुझसे झूठ बोलें और चाहें कि मैं कुछ समय के लिए अपनी सतर्कता कम कर दूं? यान यू चाहती थी कि चांग दी जी शपथ ले। केवल इस तरह से वह वास्तव में चांग दी जी के साथ संतुलन हासिल कर सकती है। लेकिन चांग दी जी के भी अपने विचार हैं। योजना बहुत ही सुचारू रूप से चली, उसकी कल्पना से परे। मूलतः ये लगभग यहीं पर होना चाहिए था, लेकिन अचानक उसके मन में एक साहसिक विचार आया। वह डुक्सियानमेन से नहीं है, जिसके कारण वह कमजोर स्थिति में है। यदि वह अचानक नहीं आती, तो यान युएदा उसके अस्तित्व को नजरअंदाज कर सकता था। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1045। वह एक कदम आगे जाना चाहती थी और यान यू को पूरी तरह से अपने साथ बांधना चाहती थी, ताकि उसके जन्मजात दोषों की भरपाई हो सके। तो फिर हम इसे पूरी तरह से कैसे बांध सकते हैं? चांगरी जी धीरे धीरे बाय लियान के पास चले। उसने यान यू की ओर पीठ कर ली। वरिष्ठ यान यू सही कह रहे हैं। मैं वास्तव में वही करना चाहती हूं जो मैंने अभी बाय लियान के साथ देखा था। लोमड़ी की पूंछ उजागर हो गई है। यान यू को अपने अवलोकन कौशल पर बहुत भरोसा है। लेकिन चांगदी जी की बात सुनते हुए आगे बोले, कुछ महीने पहले से गयिंग महल और देव महल, जहां सम्राट रहते हैं, बहुत साफ सुथरे हो गए हैं। नौकरानियों, किन्नरों और पहरेदारों को तो हटा दिया गया है, सिवाय शाही बगीचे में तैनात पहरेदारों के। उन पक्षियों और कीड़ों के लिए इस 2 मील के दायरे में अब हम तीनों ही बचे हैं। इसके अलावा कुछ रहस्य और भविष्यवाणियां भी हैं, जो शोर मचाने पर भी उजागर नहीं होंगी। आप वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं? बाय लियान और यान यू थोड़ा उलझन में थे। झगड़ा करना। ओ #===#ओ। चांग दीजी अचानक मुड़े और यान यू की ओर मुस्कुराए। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसका हाथ हल्के से उसकी कमर के चारों ओर बंधे बैंगनी रिबन पर दबा। खींचो। खड़खड़ाहट की आवाज के साथ उसके शरीर पर बंदी बेल्ट और पोशाक उतर गई। सफेदी का एक टुकड़ा, जो सूट जैट से भी अधिक सुंदर है, अचानक बाय लियान और यान यू की आंखों में आ गया। लड़की आगे झुकी, बाय लियान का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। वरिष्ठ यान यू, इस स्मृति के साथ, आपके या मेरे लिए वरिष्ठ हान लेन के पास शरण लेना असंभव है, अन्यथा आपको कठोर प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि यही सही रास्ता है? सबसे अटूट शपथ। बाय लियान। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान यू। बाय लियान की आंखों के सामने एक सिस्टम कार्य प्रकट हुआ। कार्य 1, जोर से अस्वीकार करें किंग गोग जोड़ 3। मिशन 2, कोई अस्वीकृति नहीं, एकाग्रता जोड़ 1। दूसरी ओर, यान यू को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे गतिहीन करने वाले मंत्र ने प्रभावित कर दिया हो।
हॉल में अचानक तापमान में वृद्धि महसूस करते हुए वह अपना मुंह थोड़ा खोलकर केवल खाली नजरों से देखती रह गई। सौभाग्य से चांदनी जी ने तुरंत नीचे की रेखा को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने फिर पूछा, क्या वरिष्ठ यान यू साथ नहीं है? वह हिचकिचाया, लेकिन यान यू का शरीर बहुत ईमानदारी से उसकी ओर झुक गया। चिरप भोर होने से पहले शाही बगीचे में कीड़ों की चहचहाहट और भी अधिक खुशनुमा हो गई। 30 दिसंबर हेलुओ साम्राज्य के युवानझेन के समक्ष अंतिम दरबार बैठक आयोजित नहीं की गई क्योंकि सम्राट जूली उपस्थित नहीं हुए। चेन शी की शुरुआत में शाही नौकर कारण के बारे में पूछताछ करने के लिए शिनलिंग पैलेस गए, लेकिन पता चला कि महामहिम जूली कल गुइंग पैलेस में रुके थे। महामहिम जूली का उत्तर बहुत सरल था। आज सुबह यह असुविधाजनक है, अदालत की बैठक जू समय तक स्थगित कर दी जाएगी। जू समय सूर्यास्त के बाद का है। सुना जा सकता है कि महामहिम शूली, जिन्होंने अभी अभी पदभार संभाला है, काफी अस्वस्थ है। बोलते समय भी उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली, मानो उन्हें सर्दी लग गई हो। शाही सेवक ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। महामहिम शूली अभी अभी ताइशुआन दाओ संप्रदाय से लौटे हैं। 2 दुखद युद्धों के बाद उनका थक जाना स्वाभाविक है। हो सकता है कि महामहिम जूली अब बिस्तर पर लेटे हुए दर्द सह रहे हो। शाही सेवकों ने जो समाचार पाया उसे सच्चाई के साथ दरबार के महत्वपूर्ण अधिकारियों तक पहुंचाया। इस समय उसे इस बात का डर नहीं था कि उन महत्वपूर्ण मंत्रियों के मन में अजीब विचार आएंगे क्योंकि महामहिम जूली घायल हो गए थे। आखिर सम्राट की उपाधि धारण करने वाली परी बाय लियान महामहिम जूली की पीठ पीछे उनका समर्थन करती रही है। जो भी खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा, उसे लगेगा कि उसकी जिंदगी बहुत लंबी है। चीजें ठीक वैसी ही हो रही हैं जैसा उसने सोचा था। संदेश प्राप्त करने वाले किसी भी दरबारी ने कोई शिकायत नहीं की। ऐसा इसलिए है क्योंकि बायलियान का रिकॉर्ड बहुत चौंकाने वाला है। उसने अपनी ताकत से दोनों का सामना किया और पूरी जीत हासिल की। इसलिए सभी लोग बिना कुछ बोले महल के द्वार पर प्रतीक्षा करने लगे। महल सुनसान था और कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा था। महल के बाहर हलचल बहुत जीवंत है और नए साल का स्वाद मजबूत हो रहा है। 2 दुनियाएं, 2 अलग अलग प्रकार की खुशियां पनप रही हैं। 4 घंटे बाद ही महामहिम जूली, जो गहरे काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, स्थिर कदमों से गुयन पैलेस से बाहर निकले। वास्तव में अभी शेनशे पहुंचे, लेकिन आकाश थोड़ा अंधेरा था। शहर की दीवार पर खड़े होकर चांदनी जी ने जो देखा वह दरबारियों की भीड़ नहीं थी, बल्कि शहर के बाहर के लोग थे। उसके हाथ में एक चाबी है, जो सभी प्राणियों के लिए द्वार है। सभी प्राणियों का द्वार। यदि आप सभी प्राणियों की शक्ति को एकत्रित नहीं करते हैं, तो इसे सभी प्राणियों का द्वार कैसे कहा जा सकता है? सख्ती से कहें तो इस बुत को जू पेन द्वारा डाली गई नहीं माना जा सकता है। सबसे पहले हेलुओ साम्राज्य के संस्थापक सम्राट को एक साहसिक कार्य में कुंजी मिली। चाबी टूट गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटी थी। उन्होंने कुछ अधूरे हिस्सों की मरम्मत की और कुछ दिन पहले ही जू पेन और मार्क्विस वुएन ने चाबी में जादुई आग प्रज्वलित की थी। इस प्रकार हजारों वर्षों की अभिलाषा पूरी हुई। वे अंततः सभी प्राणियों के द्वार का वास्तविक स्वरूप देख सकते हैं। जुशी में खड़े होकर चांदनी जी ने अपने परिचारकों का अभिवादन किया और चाओहुई हॉल की ओर चल पड़ी। ऊपर जाना। इस वर्ष हेलुओ साम्राज्य की अंतिम अदालती बैठक अंततः निर्धारित समय पर आयोजित की गई। ताइक्सुआन दाओ में इनसे धुंध छट गई, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की तबाही निकट आ रही थी और आकाश अभी भी इतना अंधेरा था कि सितारों को देखना मुश्किल था। काले बादलों के ऊपर नाव में बादलों का पीछा करते हुए बाय लियान अपने घुटनों को बगल में करके जमीन पर बैठी थी, जबकि आलसी यान यू अपनी गोद को तकिया बनाकर करवट लेकर लेटी हुई थी। गर्म सांसें लोमड़ी की पूंछ की तरह समय समय पर उसकी स्कर्ट को छेड़ती रहीं। उसने जम्हाई ली। मैं सचमुच थोड़ा थक गया हूं। उन्होंने गुइंग पैलेस में काफी देर तक ट्रेन चलाई। हालांकि उन्होंने कुछ चाय पी और आराम भी किया, लेकिन वह समय वास्तव में पर्याप्त नहीं था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह अब भी बिना रुके सीढ़ियां चढ़ रही थी। थोड़ी देर के लिए दूसरी मंजिल पर जाती, फिर थोड़ी देर के लिए पहली मंजिल पर लौट आती। जितना ज्यादा वह आगे पीछे जाती, उसकी कमर में दर्द होना स्वाभाविक था। उनके लिए, जो सॉफ्ट और हार्ड दोनों कौशलों वाली साधक है, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन मुख्य व्यवसाय करते हुए उसे विचलित होने और गंभीरता से खेती करने की अनुमति किसने दी? डबल यिन और चंद्रमा की विधि से अभ्यासकर्ता को लाभ मिलने से पहले थकान महसूस होगी। एक लाभार्थी के रूप में यान यू इस अंत से बच नहीं सका। अब वह पूरी तरह से कमजोर महसूस करती है और उसके शरीर की हड्डियां पानी में बदल गई हैं।
अच्छी बात यह है कि बायलियान, यान यू और चांग दी जी के खेती के ठिकानों में वृद्धि हुई है। अब बायलियान के बुनियादी कौशल आ गए हैं। कठिन कौशल 959, सॉफ्ट स्किल्स 977, हल्कापन कौशल 951, सांद्रता 943। चौथी कनिष्ठ बहन के बोनस के बिना भी मूल गुण 900 से अधिक हो गए हैं, जो पहले से ही उस अमर साधक के बराबर है जिसने कष्टों से पार होने वाले चरण में अपने शरीर का पुनर्निर्माण किया था। चौथी कनिष्ठ बहन के बोनस के साथ वह परी पत्थर को खाए बिना आठवीं बहन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जी सेंक्सियन ने आगे पीछे लड़ाई लड़ी। काफी देर के बाद बायलियान ने धुंधले तारों वाले आकाश से अपनी नजर हटा ली। उसने अनुमान लगाया कि तारों वाले आकाश में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा था। शायद केवल मिस किंगडी ही सच्चाई जानती थी, लेकिन वह जिया किंग से संपर्क नहीं कर सकी। वह केवल अपना सिर नीचे कर सकती थी और यान यू के लंबे बैंगनी बालों को सहला सकती थी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1046। जब तुम थक जाओ तो सो जाओ। यान यू ने अपना सिर हल्के से हिलाया। मैं सोना नहीं चाहती, मैं इसके बारे में फिर से सोचना चाहती हूँ। तो फिर मत सो। बायलियान ने यान यू के बालों को सीधा किया और फिर उसे पिछली उपस्थिति के अनुसार बांधने में मदद की। यह आंदोलन बहुत सौम्य है। यान यू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसकी सांस थोड़ी अव्यवस्थित थी। अचानक उसने कहा, मैं आपको एन लैन की शर्मनाक कहानी के बारे में बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब एन लैन पहली बार डेक्सियन में पहुंची तो वह बहुत दुखी लग रही थी। हालांकि उसने नए कपड़े पहने थे, फिर भी उसके शरीर के जख्म किसी भी तरह ठीक नहीं हो रहे थे। पिताजी ने मुझे उसकी देखभाल करने को कहा। उसका हाथ घायल हो गया था और उसे हिलने डुलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वह खुद को संभाले रही। नतीजतन नहाते समय उसका पैर फिर से टूट गया। आखिरकार मैंने उसे नहलाने में मदद की। हाँ, ऐसा लग रहा था कि वह रोने ही वाली है। सौभाग्य से वह उस समय पहले से ही एक निश्चित सीमा तक साधना कर चुकी थी, अन्यथा मुझे शायद उसे शौचालय जाने में मदद करनी पड़ती। ही, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि जब वह शौचालय जाती है तो उसे कितनी शर्म आती है। बायलियान ने आंखें घुमाई। अगर मास्टर को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हें पीटा जाएगा। यान यू की गर्दन हिल गई। मुझे डर नहीं है, बस इसे उड़ा दो। आप जानते हैं कि जब बंदूक आप पर गिरती है तो कितना दुख होता है। लेकिन बायलियान के मन में एक विचार आया, वह भी उस समय जियो एनलान को देखना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि अतीत के स्मारक से ये लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा या नहीं। ऐसा सोचते हुए जुई युनझो पहले ही क्योंगमिंग चोटी के ऊपर आकाश में उड़ चुका था। बायलियान ने यान यू की पीठ थपथपाए। उठने का समय हो गया है। इतनी जल्दी क्यों? यान यू ने शिकायत की, लेकिन बायलियान के पीछे नाव से उतर गई, दरवाजा खोला और बायलियान के कमरे में चली गई। वे अभी एक कदम ही चले थे कि वे अचंभित रह गए। मोमबत्तियां चमकीली जल रही थी। मेज के बगल में एन लैन, जियोजिन से, सु यूवेई और अन्य लोग एक घेरे में बैठे थे। दो लोगों को अचानक अंदर आते देख एन लैन ने कहा, चूंकि आप वापस आ गए हैं तो चलिए जल्दी से मेज पर चलते हैं। सेवा करना। बायलियान उस कार की नीची मेज और गो यंग पैलेस की चौकोर मेज के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। इस समय यान यू इतनी घबरा गई थी कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। 3 परीक्षण। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। अध्याय 29 एन लैन का संकेत 5K। यान यू को यकीन है कि वह पहले कभी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई थी। यहां तक कि अगर एन लैन को बचपन में घर के बीम से लटका दिया गया था तो यह इतना अच्छा नहीं होगा। हालांकि कुछ समय पहले ही वह चांग दी जी के साथ थी, फिर भी वह इतनी घबराई हुई नहीं थी। घूमकर भागना। अब वह दर्द और लंगड़ाहट से भरी है और वह थोड़ी सी भी ताकत नहीं उठा सकती है। अकेले एन लैन को छोड़ दें, यहां तक कि बायलियान की जूनियर बहनें भी उसे आसानी से पकड़ सकती हैं। आगे बढ़ने के बारे में तो यान यू और भी अधिक डरी हुई थी। दरवाजा खोलने पर घर के बाहर ठंडी हवा का झोंका आया। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी और रोशनी भी कुछ प्रतिशत कम हो गई थी। जिन्हें पता नहीं था, उन्हें लगा कि वे जेल के यातना कक्ष में आ गए हैं। यान यू को लगा कि जैसे ही वह वहां से गुजरेगी, उसे संभवतः दुनिया की सबसे क्रूर यातना स्वीकार करने के लिए मेज पर धकेल दिया जाएगा। उसने गिनती की तो पाया कि मेज पर 7 लोग और एक खरगोश बैठे थे। उसकी पतली भुजाएं और पतले पैर मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। ये दिन बहुत ही न्यायपूर्ण है। यान यू को अब इसका पछतावा हुआ। अगर उसे यह पहले से पता था तो वह इतनी जल्दी वापस क्यों आए?
क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम बाय लियान और चांगली जी के साथ हेलुओ राज्य में कुछ दिन सुखी जीवन का आनंद लें और फिर वापस आ जाएं? चांगदी जी के साथ टकराव में अभी तक उसे बढ़त हासिल नहीं हुई है। जाहिर है कि वह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लेकिन हर टीम लड़ाई में उन्हें नीचे फेंक दिया जाता है। वह सचमुच गुस्से में है। ऊपर नीचे का फर्क तो पता ही है, वह भी काफी बदसूरत है। लेकिन अब ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। यान यू ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। हताश होकर उसने बाहर निकलने का कोई उचित कारण सोचा। उसने कमजोर आवाज में कहा, आज रात नए साल की पूर्व संध्या है। मैं खास तौर पर बायलियान को वापस लाने के लिए हिलुओ देश गई थी। तुम लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो जाओ और मजे करो। मैं पहले अपने पूर्वज से मिलने झू यानफेक वापस जाऊंगी। ये कहना एनलेन के जवाब का इंतजार किए बिना वह अचानक मुड़ी और दरवाजे से बाहर चली गई। लेकिन यान यू ने स्पष्ट रूप से अपनी शारीरिक स्थिति को अधिक महत्व दिया। पीड़ा और आंतरिक चोटों से पीड़ित होने के कारण उसके पैर और पंजे पहले से ही असुविधाजनक थे, और तनाव के कारण उसके शरीर की मांसपेशियां सूखी मिट्टी की तरह कठोर हो गई थी। तब जैसे ही वह मुड़ी, उसके दाहिने पैर में ऐंठन होने लगी। सब खत्म हो गया। यद्यपि त्रासदी का पूर्वानुमान लगाया जा चुका है, लेकिन वर्तमान यान यू वास्तविकता को बदलने में असमर्थ है। उसके पैर की उंगलियां अचानक अकड़ गईं और उसका शरीर पूरी तरह से संतुलन खो बैठा। यान यू, बाय लियान की चीख सुनाई दी। आखिरकार अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। यान यू सबके सामने एक खंभे की तरह गिर पड़ी। बूम! क्योंगमिंग चोटी के शीर्ष पर स्थित प्रांगण में अचानक जोरदार आवाज हुई। इसके बाद यान यू की कराहें और चीखें सुनाई दी। हिस, पेट, हिस। ठंडी हवा की कुछ सांसें लेने के बाद कमरे का तापमान थोड़ा बढ़ गया। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने असहाय होकर अपना माथा दबाया। अब उसके पास उस बेवकूफ महिला को देखने के लिए आंखें नहीं थीं, जिसने अपना नितंब सिकोड़ा था और दहलीज में छेद कर दिया था। लेकिन महिलाओं के एक समूह द्वारा घूरे जाने के कारण वह कुछ नहीं कर पाती। वह जल्दी से 2 कदम आगे बढ़ी और यान यू को खींच लिया, जो उठ नहीं पा रही थी। क्या आप ठीक हैं? बाय लियान ने आधे रास्ते पर उखड़ू बैठकर यान यू के कपड़ों को सावधानी से सीधा किया, जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, और उस पर चिपकी हुई कुछ धूल को हटा दिया। जब तक वह दोबारा खड़ी नहीं हुई, तब तक एनलेन की धीमी आवाज नहीं आई। आओ और बैठो, मैंने खून के पेड़ को सूचित कर दिया है, वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। बाय लियान ने ठीक समय पर मुड़कर देखा कि एनलेन ने धीरे से अपने हाथ में सफेद चीनी मिट्टी का चाय का कप नीचे रख दिया। ये हर्बल चाय का एक कप था, जिसकी खुशबू उसके शरीर की खुशबू जैसी थी। बाय लियान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन यान यू अलग था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उसने पाउडर की एक परत लगा ली हो। इस ट्रिक को ड्रेजिंग कहते हैं। एनलेन ने उसके भागने की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया, इसलिए वह केवल घबराहट में बाय लियान का पीछा करते हुए मेज की ओर जा सकी। बाय लियान को एनलेन के बगल वाली खाली सीट पर बैठते देख यान यू स्थिर रही। कुल मिलाकर बहुत घबराहट हो रही है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1047। यान यू ने अपने होंठ हल्के से काटे। एक बदसूरत बहू अपने ससुराल वालों को देखकर इतनी डरावनी नहीं लगती, है ना? एनलेन का स्वर शांत रहा। यान यू, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। हिम्मत मत करना। यान यू रोने ही वाला था। उसके सामने जो था वह स्पष्ट रूप से एक साधारण छोटी लकड़ी की कुर्सी थी, लेकिन उसे लगा कि लकड़ी की कुर्सी से एक कील निकली हुई है। जब तक वह बैठती रहेगी, उसे चाकू मार दिया जाएगा, जिससे खून बहने लगेगा। लेकिन एक ही समय में 7-8 आंखों से घूरे जाने के कारण वह हिम्मत जुटाकर कुर्सी पर बैठ गई। क्या ये सिर्फ थोड़ा सा दर्द नहीं है? इसे सहन कर लो और यह गुजर जाएगा। यान यू ने मृत्यु को घर के रूप में देखने की आभा को बाहर निकाला। एनलेन को उखाड़ फेंकने के लिए किसी को खून की कीमत चुकानी होगी। वह गुयंग पैलेस में पहला कदम रख चुकी है और अब उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। पास में यह अंततः पूरी तरह से जुड़ने के करीब है। इसी समय अचानक खिड़की से कुछ रक्त रंग की शाखाएं बाहर निकली। धमाका! ये खिड़की के फ्रेम से टकराती शाखाओं की आवाज थी। एनलेन पहली सीट है। मैं अंदर आने के लिए बहुत बड़ा हूं, इसलिए मैं बाहर ही खड़ा रहा। यान यू जम गया। रक्त वृक्ष कुलपति। किसी कारण से इस क्षण उसके शरीर की सारी नीरसता दूर हो गई, और उसकी कमर और जांघों का दर्द भी काफी कम हो गया। उसने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और सीधे बैठ गई।
कुर्सी पर कोई कीले नहीं है, बल्कि नर्म और ठंडी है, मानो बाय लियान की हथेली सहला रही हो। अरे क्या पूर्वज अंदर नहीं आ रहे हैं? इस समय जियो जिनसे ने उत्सुकता से खिड़की से बाहर देखा। रक्त वृक्ष के पूर्वज ने एक सरल और ईमानदार मुस्कान दिखाए। मैं मांस और सब्जियां नहीं खाता। अगर मैं अंदर भी आता हूं, तो मैं केवल एक पन्नी के रूप में काम कर सकता हूं। मैं बस इसी तरह यान यू का साथ दूंगा। अच्छा ऐसा है। जियो जिनसे ने सिर हिलाया। पूर्वज और चाचा यान के बीच का रिश्ता वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है। यान यू, जो सामान्य हो गई थी, ने अपना हाथ हिलाया। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। झू यानफे के पास लौटने के बाद मैं मास्टर से कुछ उन्नत पोषक तत्व समाधान के लिए पूछने जाऊंगी। यह इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। एनलैन खड़ा हुआ। जब वह खिड़की के पास पहुंची तो उसकी हथेली पर पहले से ही एक नीली पानी की बूंद थी। जैसे ही पानी की बूंदें दिखाई दी, कमरे का तापमान कई डिग्री गिर गया। यह उस खजाने के पेड़ का रस है जो मुझे प्राचीन खंडहरों की खोजबीन के दौरान मिला था। लंबे समय के बाद इसकी आभा काफी कम हो गई है, लेकिन यह उन पोषक तत्वों के घोलों के बराबर नहीं है। आन लैन ने सीधे रक्त वृक्ष के पूर्वज पर पानी की बूंद गिरा दी। पूर्वज को मना करने का कोई भी मौका दें, पुराने को अलविदा और नए का स्वागत। आज साल का आखिरी दिन है। मैं आपको यहाँ आमंत्रित करती हूँ, आपको यान यू को देखने का मौका देने के लिए नहीं, बल्कि साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए। इस बार केवल रक्त वृक्ष के कुलपति ही नहीं थे जो स्तब्ध थे, लेकिन रक्त वृक्ष के पूर्वज ने फिर भी अवचेतन रूप से कहा, फिर स्वामी और अन्य। एनलैन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं बाद में व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद देने के लिए दरवाजे पर आऊंगा। रक्त वृक्ष के पूर्वज ने तुरंत इस मामले को एक तरफ रख दिया और सच्चे मन से अपना आशीर्वाद भेजा। एनलैन वापस मेज की ओर चला गया। उसका स्वागत बाय लियान की आश्चर्यचकित आंखों ने किया। क्या ये सचमुच मास्टर है? ऐसा विचार बाय लियान के दिमाग में तुरंत आया। मास्टर उस तरह के व्यक्ति नहीं है जो अपना आपा खो देते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों से सामंजस्यपूर्ण आवाज में बात करते हुए देखना बेहद दुर्लभ है, क्योंकि वह अन्य लोगों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एनलैन ने बाय लियान की निगाहें नहीं देखी। बैठने के बाद उसने अपनी आस्तीन पर लगे सोने के रिबन को झटका और खाली मेज पर एक शानदार भोजन प्रकट हुआ। वहां मछली और मांस है। इन व्यंजनों का प्रस्तुतिकरण काफी अच्छा है। ठंडी रात में बढ़ती गर्मी ने बाय लियान की दृष्टि को धुंधला कर दिया। मैंने एनलैन को ये कहते सुना, चूंकि सब लोग यहाँ हैं, तो चलिए खाना शुरू करते हैं। गुरु आपका धन्यवाद। जियो जिनसे ने अगुवाई की, जिसमें टूटू ने 2 बार चहचहाते हुए एनलैन के प्रति आभार व्यक्त किया। बाय लियान ने लगभग भोजन समाप्त कर लिया। उसने सोचा कि मास्टर और छोटी बहन एक घेरे में बैठे हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं कि उसने हेलुओ देश में क्या किया था। बेशक वह ईमानदारी से यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उसने क्या किया था, क्योंकि वह व्यवसाय नहीं कर रही है। वह जो कर रही है वह है। कोई बात नहीं। खैर, मैं विस्तार में नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं कहूंगा तो कुछ तो होगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि कहानी अचानक एक परिवार द्वारा नए साल की पूर्व संध्या पर सौहार्दपूर्ण ढंग से भोजन करने की ओर मुड़ जाएगी। इस विशाल वर्गाकार मेज पर ऐसा लगता है कि अब सबके बीच विरोधाभास नहीं रहा। किंगलुआन और तीसरी जूनियर बहन, जो मूल रूप से एक दूसरे को नापसंद करते थे, एक दूसरे को खाना देते थे। टोन शिमी के उकसावे में आकर चौथी और 5वीं जूनियर बहनों ने भी शराब पीने की कोशिश शुरू कर दी। और टूटू होनाई की बाहों में बैठी थी और खुशी से चल रही थी। उसका छोटा सा मुंह शुरू से ही बंद नहीं हुआ था। अंत में यान यू ने भी मास्टर के साथ शराब पी। बाय लियान, जो अपने हाथ में चॉपस्टिक पकड़े हुए था, बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। इन सब बातों से उसे असत्य लगने लगा। न केवल गुरु असत्य थे, बल्कि इस संसार सहित सभी लोग असत्य लगने लगे। वह इन सब से अलग एक मूक दर्शक की तरह है। काफी देर बाद अचानक एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। गर्म स्पर्श हुआ और बाय लियान अचानक जाग गई। जो व्यक्ति करीब आया, वो स्पष्ट रूप से गुरु का चेहरा था, जो पानी से निकलते हुए गुड़हल के फूल की तरह स्पष्ट और सुंदर था। स्वाद कैसा है? बाय लियान की आंखों के सामने तुरंत एक नया कार्य प्रकट हुआ। अरे, क्या तुम्हें अब भी मुझे याद दिलाने की जरूरत है? उसने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। बहुत अच्छा। ठीक उसी तरह उसके सामने स्पष्ट और सुंदर चेहरे पर मुंह के कोने अचानक एक अदृश्य चाप में मुड़ गए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फिर भी बाय लियान ने इस ठंडी रात में उगते सूरज की गर्मी महसूस की। यद्यपि उसका शरीर अब भी ठंडा था, तथापि उसमें काफी सुधार आ गया था। फिर भी उसमें से थोड़ी गर्मी निकलने लगी। वह कहना चाहती है,
ये चावल सचमुच स्वादिष्ट है। जब मैं पहली बार घर पहुंचा तो घर के बाहर आतिशबाजी हो रही थी। निरंतर गर्जना के बीच लाल, पीले, नीले और हरे प्रकाश के धब्बे आसमान में ऊपर उठे और एक धमाके के साथ आकाश आंखों को लुभाने वाले रंगों से जगमगा उठा। पूरा डिक्सियन गेट उबल पड़ा। जीवंत और सक्रिय लिंजी सबसे पहले खिड़की की ओर दौड़े। जाओ और एक इच्छा करो, वह चिल्लाए। सावधान रहो, गिरो मत। खिड़की के बाहर खून के पेड़ के पूर्वज ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, उसे उठाकर अपनी शाखा पर बैठा दिया। फिर टूटू और टोंग याओ बाहर भागे। जियो जिनसे, सु युवेई और यू यंग ने पीछे मुड़कर देखा और बाय लियान को सिर हिलाते हुए देखा, फिर वे भी उनके पीछे चले गए। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1048। इस समय हालांकि किंगलुआन जो चुपचाप किनारे पर बैठी थी, थोड़ी आशंकित थी, फिर भी उसने बाहर भीड़ की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की। मैं तुम्हें आज रात ऊपर ले चलूंगा ताकि तुम देख सको कि डिक्सियन गेट कैसा दिखता है। वह एक नीले लुवान पक्षी में बदल गई और चट्टान के किनारे पर रुक गई। कुछ देर हिचकिचाने के बाद लोग एक के बाद एक उसकी पीठ पर चढ़ गए। किंगलुआन ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया, अपने नीले प्रकाश पंखों को घसीटते हुए, आतिशबाजी से बुने आकाश को तोड़ते हुए और अंतहीन रात में उड़ते हुए पिंजरे जैसे आकाश में थोड़ा रंग भर दिया। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे बहुत से लोग देख सकते हैं, लेकिन अब कोई भी किंगलुआन के बारे में नहीं सोचता है और किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है कि कोई किंगलुआन के बारे में सोचेगा। मुझे उम्मीद है कि अगले युग में डिक्सियन संप्रदाय का ताओवाद अभी भी देश में प्रसारित होगा। इस तरह अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। बादलों के बीच ज्यू युंजी ने पीछे मुड़कर एल्डर गाओ यी की ओर देखा और कहा। एल्डर गाओ यी के कभी गंभीर न रहने वाले चेहरे पर मुस्कान आ गई। कहा जाता है कि दुनिया अप्रत्याशित है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार ऐसा होगा। जुए युंजी ने चुपचाप सिर हिलाया और उसकी नजर अनजाने में क्योंगमिंग चोटी की चोटी पर चली गई। अचानक सुनसान कमरे में एनलैन ने बाय लियान को आमंत्रित करने की पहल की। टहलने के लिए बाहर जाना। ठीक है, बाय लियान ने तुरंत सहमति दे दी। वास्तव में कमरे में एक और यान यू थी, लेकिन वह थक गई थी और बहुत अधिक आराम करने के बाद सीधे मेज पर सो गई। ये डेक्सियन गेट है और इसके बाहर ब्लड ट्री पेट्रियार्क पहरा दे रहा है, इसलिए उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाय लियान और एनलैन एक के बाद एक कमरे से बाहर चले गए। घर से निकलने के बाद वे साथ साथ चलने लगे। कोई उद्देश्य नहीं, ये भोजन के बाद टहलने जैसा है, बस पहाड़ से नीचे सड़क पर चलना, पहाड़ियों के बीच चलना, समतल जमीन पर चलना, नदी पर चलना, लकड़ी के पुल पर चलना और अंत में पिछले दरवाजे से डिक्सियनमेन से बाहर निकलना। बाय लियान को याद आया कि टूटू का पीछा करते समय वह इसी रास्ते पर चली थी। आन लैन अचानक रुक गया। हवा से उसके कपड़े फूलों की तरह लहरा रहे थे। उसने कहा, कुछ साल पहले नए साल की पूर्व संध्या पर तुम घर में अकेले रहे थे। आज मैं तुम्हारी छोटी बहन को घर में तुम्हारा इंतजार करने के लिए लाई हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम वापस आ गए हो। बाय लियान ने कहा, मास्टर वास्तव में मुझे पहले सूचित कर सकते हैं ताकि आपको रात तक इंतजार न करना पड़े। एनलैन ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि मैं वापस आऊंगी भले ही मैं आपको सूचित न करूं। बाय लियान अपना सिर नीचे करने से खुद को नहीं रोक सका। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह एक बदमाश है। जब मालिक और छोटी बहनें भोजन बना रही थीं, तब भी वह गयिंग पैलेस में बुरे काम कर रही थी। एनलैन इस मुद्दे में उलझने का इरादा नहीं रखती थी। उसने विषय बदलने की पहल की। आपके ताइक्सुआन दाओमेन पहुंचने से पहले अलौकिक राक्षसों ने ताइक्सुआन दाओमेन पर हमला किया। ऐसा लगता है कि यह भूमि अब शांति बनाए नहीं रख सकती है। बाय लियान ने सहमति में सिर हिलाया। अलौकिक दिव्य राक्षसों से उत्पन्न खतरा राक्षसों और दानवों से कहीं अधिक बड़ा है। एक बार वे इस भूमि पर कब्जा कर लेंगे तो मनुष्यों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन बाय लियान को अभी भी संदेह था। उन्होंने स्पष्ट रूप से ताइक्सुआन दाओमेन को तोड़ दिया है, फिर वे अंत में पीछे क्यों हट गए? एनलैन ने कहा, शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्हें वह नहीं मिला तो वे पीछे हट गए। क्या ढूंढ रहे हो? मुझे नहीं पता। एनलैन ने सिर हिलाया। जब मैं खोजबीन के लिए निकली थी तब मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा की थी। कई युग पहले पहली बार जब अलौकिक दानव इस दुनिया में आए थे तो कुछ खोजने आए थे। फिर इस दुनिया में एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। कई अकल्पनीय शक्तियां यहां गिर गईं, कुछ अपनी रूढ़िवादिता पीछे छोड़ गईं और कुछ ने कुछ भी नहीं छोड़ा। पुनर्जन्म के भगवान और राजा दामिंग के लिए धन्यवाद। बाय लियान को अभी भी इस मामले की एक निश्चित समझ है। ये खबर भी उसे आगे बढ़ने में सहारा देती है।
यहाँ तक कि पुनर्जन्म के भगवान भी यहाँ गिरे थे, तो क्या यहाँ कोई शक्तिशाली व्यक्ति दफन है? जब तक वह उन लोगों के ताओवाद को खोज पाती है, वह होनचेन त्यानजुन को हराने में सक्षम हो सकती है। दोनों ने गपशप करना बंद कर दिया, बैठने के लिए एक अपेक्षाकृत बड़ा पत्थर ढूंढा और चुपचाप आतिशबाजी को देखने लगे जो अभी भी खिल रही थी। धीरे धीरे, जब एन लैंग गतिहीन थी, बाय लियान ने अपने नितंबों को हिलाया और चुपचाप उसके साथ चिपक गया। धीरे धीरे, जब एन लैंग बाईं ओर झुकी, तो बाय लियान झुक गया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। एन लैंग का शरीर थोड़ा कांप उठा, लेकिन उसने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। उसने खट से बाय लियान का जेड पेंडेंट उठाया और लापरवाही से उसके साथ खेलने लगी। दरअसल, मैंने देखा कि जब आपने अभी यान यू का नाम पुकारा था, तो आपने मास्टर अंकल का नाम नहीं जोड़ा था। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की पुतलियां सिकोड़ गईं। वह अपना बचाव करने ही वाली थी, लेकिन एन लैंग ने जेड पेंडेंट को पुनः खड में धकेल दिया, जिससे सफेद लहरें उठने लगी। लेकिन अब बाय लियान के पास ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ियों पर ध्यान देने का समय नहीं है। उसके शरीर में लहरें और भी अधिक हिंसक हो गईं। कोई रास्ता नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह चांगदी जी और यान्युए गुइंग पैलेस में एक साथ खेल रहे थे, तो मालिक बाहर से देख रहे थे? ये बहुत रोमांचक है। नहीं, ये बहुत डरावना है। ठीक है, रुको, ये फिर से सही नहीं है। बाय लियान ने अपने होंठ भींच लिए। यदि ऐसा होता, तो स्वामी बहुत पहले ही दौड़कर आ जाते और उन्हें अलग कर देते, फिर अब उसे संकेत देने में उन्होंने देरी क्यों की? मालिक, एन लैन ने बाय लियान की बात बीच में ही काटते हुए कहा, थोड़ी देर ऐसा करो, फिर वापस चले जाओ। बाय लियान ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि मास्टर के कंधे बहुत मुलायम हैं और मास्टर के शरीर की गंध मादक है, फिर भी वह पूरे शरीर में असहज महसूस करती है, जैसे पिन और सुइयों पर बैठी हो। आकाश में आतिशबाजी धीरे धीरे खत्म होने तक बैठे रहने के बाद, वह और एन लैन एक के बाद एक उठे और धीरे धीरे क्योंगमिन चोटी की ओर चल पड़े। वापसी का रास्ता अभी भी शांत था, बिना किसी मोड़ या घुमाव के। पहाड़ी रास्ते पर एन लैन ने बाय लियान को अलविदा कहा और सीधे अपनी गुफा में वापस चली गई। बाय लियान चिंतित होकर अपने कमरे में लौट आया। इस समय यान यू और रक्तवृक्ष के पूर्वज अब वहां नहीं थे, और आकाश में घूमने वाली कनिष्ठ बहनें अभी तक वापस नहीं आई थीं। वह काफी देर तक ड्रेसर के सामने बैठी रही। अंततः वह पुनः खड़ा हुआ और पिछली धूल के छिपे हुए स्तंभ को बाहर निकाला। इस जीवन के स्मारक में सील करने का प्रभाव है, और अतीत की धूल का स्मारक समय की लंबी नदी को उल्टने में सक्षम प्रतीत होता है। वह अभी भी सोच रही थी कि क्या वह इस स्तंभ का उपयोग अपने स्वामी से मिलने के लिए कर सकती है, जो उस समय युवा थे जब उन्होंने पहली बार परिद्वार में प्रवेश किया था। लेकिन परिणाम ने उसे निराश कर दिया। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? बाय लियान ने स्टील को थपथपाया, और अंत में केवल एक समस्या की पुष्टि हुई, ये स्टील बहुत कठिन है। भले ही उसकी कड़ी मेहनत 1000 को पार करने वाली हो, फिर भी ये पिछले स्मारक की तुलना में आधा भी अच्छा नहीं है। फैंसी लेकिन उपयोगी नहीं। तड़क गया। बाय लियान ने अतीत की धूल को फिर से दूर रख दिया। उसने अपनी नजर फिर से भविष्य के दर्पण पर टिका दी। ऐसी अफवाहें हैं कि चांग दीजी को यह दर्पण ताइशुआन ताओवादी संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने दिया था। जब वह ताइशुआन ताओवादी संप्रदाय में थी, तब वह इसके बारे में पूछना भूल गई थी, लेकिन अब उन्हें बस पूछना है। ये सोचकर उसने तुरंत किंगक्सुआन जियानजोग को एक संदेश भेजा। वह ताइक्सुआन दाओमेन में किसी को नहीं जानती, इसलिए वह केवल किंगक्सुआन जियानजोग के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त कर सकती है। आधी रात को किंगलुआन और अन्य लोग अंततः वापस उड़ गए। बाय लियान ने जानबूझकर दूसरी जूनियर बहन को रुकने के लिए कहा। उसे अभी भी अपनी दूसरी छोटी बहन के साथ किया गया समझौता याद था। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1049। अब जब ताइक्सुआन दाओवादी संप्रदाय का खतरा दूर हो गया है, तो शिकायतों को निपटाने के लिए दूसरी कनिष्ठ बहन को ले जाने का समय आ गया है। युआन ये के खत्म होने के बाद हम जियांगे को धोने जाएंगे। ठीक है। जियो जिनसे ने जोर से सिर हिलाया। वह सफलतापूर्वक देवताओं को रूपांतरित करने के चरण तक पहुंच गई है। हालांकि साधना का ये स्तर पूरे जिजियान मंडप को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी उन कुछ लोगों को हराना कोई समस्या नहीं है जिन्होंने उस समय उसका अपमान किया था। वास्तव में, इसकी तुलना में, वह सीनियर सिस्टर बाई के साथ अकेले समय बिताने के लिए उत्सुक थी। खुशी के साथ, जियो जिनसे अपने कमरे में लौट आए और शांति से सो गई।
बायलियान, जो स्वतंत्र था, अभ्यास करने नहीं गया और खुद से बिजली उत्पन्न करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह बस बिस्तर पर लेट गया, टीम की लड़ाई के बारे में एक पोस्ट निकाला और इसे गंभीरता से अध्ययन करना शुरू कर दिया। यह एक वरदान है, अभिशाप नहीं, और यह एक ऐसी आपदा है जिसे टाला नहीं जा सकता। यदि स्वामी उससे निपटना चाहता है तो वह केवल लेट सकती है और उसका उपहास किया जा सकता है। नए साल की शुरुआत में पूरा डक्सियन संप्रदाय बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग दुखी हैं। ताइक्सुआन दाओमेन के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है कि हेलुओ साम्राज्य में हर कोई आधा खुश और आधा घबराया हुआ था, और जिस कोने में कोई नहीं था, जी शांग धुंधली आंखों के साथ सड़क के कोने पर दुबका हुआ था। कोई नहीं जानता था कि यह पागल भिखारी कभी जिंगलुओहू का अधिपति था। मुझे उम्मीद है कि यह साल अच्छा रहेगा। इस समय झाओ हैया और गोंग लियांगशु ने भौहें चढ़ाई और सड़क पर चले गए। आपदा आ रही है और इस वर्ष बाइमेन का कार्य अभी भी बहुत भारी है। अध्याय 1 ऑरेंज आउटसाइडर 5 के। इस नव वर्ष पर डुक्सियानमेन में माहौल आम तौर पर उत्सवपूर्ण है, लेकिन पूरे पहाड़ पर जीवंत उत्सवों के बीच यह अपरिहार्य है कि कुछ छोटी मोटी झड़पें होंगी। युवानझेंग शांगरी बैफू कोंगलिंग। उस दिन सुबह सुबह किंगलुआन, जो खिड़की के सहारे झुका हुआ था, को पछतावा हुआ। मैं सचमुच बहुत मूर्ख हूँ। मैंने सोचा कि यह एक उत्सव का दिन है और मैं खुश हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से भूल गया कि वे लोग मेरे दुश्मन हैं। एक पक्षी में बदल जाओ और अपने दुश्मनों को सवारी करने दो। आह, क्या इससे अधिक पश्चाताप की कोई बात है? इसका सीधा सा उद्देश्य लोगों को नीचा दिखाना है। यदि सीनियर सिस्टर बाई की कनिष्ठ बहनें वास्तव में उसे एक नीली चिड़िया मानती हैं जिस पर हर कोई सवारी कर सकता है, तो वह भविष्य में क्योंगमिंग पीक में कैसे घूम सकती है? वह सीनियर सिस्टर बाई को सवारी देने के लिए तैयार थी क्योंकि वह सीनियर सिस्टर बाई को पसंद करती थी। उसके लिए सीनियर सिस्टर बाई की छोटी बहनों के बारे में कोई भी अच्छी धारणा बनाना बहुत कठिन था। वह चाहती थी कि सीनियर सिस्टर बाई उन सभी जूनियर बहनों को स्कूल से बाहर निकाल दे ताकि वह सीनियर सिस्टर बाई पर एकाधिकार कर सके और पूरे आकाश को उनके लिए एक दूसरे की मदद करने और मौज मस्ती करने की जगह में बदल सके। किंगलुआन, जिसके दिल में एक कांटा चुभ रहा था, सुबह सुबह स्नान करने चली गई और दिव्य पशु पंखों से बने तौलिए से अपनी पीठ को बार बार पोंछा, लेकिन काफी देर तक पोंछने के बाद भी वह उसे छोड़ नहीं पाई। जैसे ही वह एक पतले स्नान तौलिया में लिपटी हुई बाहर निकली, उसने मास्टर एल्डर जू को दरवाजे पर खड़ा देखा। किंगलुआन, मैं तुम्हारे हाल के कार्यों से बहुत निराश हूँ। एल्डर जू की अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर थी। किंगलुआन का शरीर अचानक कांप उठा। उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसके सिर पर चिपका हरा पंख बेचैनी से कांपने लगा। गुरुजी, मैं गलत था। इन दिनों वह सीनियर सिस्टर बाई के प्रति इतनी आसक्त थी कि उसने कोई गंभीर काम नहीं किया। खेती, नीचे गिर गया। घर के काम भी। वह दिन का ज्यादातर समय कियोगमिंग चोटी की तलहटी में भटकते हुए बिताती है। ये कहने के बजाय कि वह यूनलुओ चोटी की शिष्या है, ये कहना बेहतर होगा कि वह कियोगमिंग चोटी की एक बाहरी शिष्या है। और जब तक कोई परवाह करने वाला व्यक्ति थोड़ा सा भी ध्यान रखेगा, उसे संभवतः लगेगा कि वह पूरी तरह से विकृत है। आखिर हर दिन उसका सबसे बड़ा शौक सीनियर सिस्टर बाई से जुड़ी चीजें इकट्ठा करना ही तो है। इस लिहाज से सीनियर सिस्टर बाई के कट्टर प्रशंसक टोंग याओ भी झुकने को तैयार हैं। आखिरकार टोंग याओ हर दिन सीनियर सिस्टर बाई के अंडरवियर के बारे में नहीं सोचेगा। किंगलुआन, तुम इतने भ्रष्ट कैसे हो सकते हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम अभी भी सांवेई पर्वत के स्वामी हो? पूर्वजों ने कहा था, मैं हर दिन 3 बार खुद की जांच करता हूं। मैं ऐसे नहीं चल सकता। ये सोचकर किंगलुआन ने मन ही मन ये निर्णय लिया। आज से मैं कड़ी मेहनत करूंगा, जितनी जल्दी हो सके किंगलुआन की ज्वाला के वास्तविक अर्थ को समझूंगा और महान सम्राट का मार्ग प्रशस्त करूंगा। केवल इसी तरह मैं सांवेई पर्वत के अनेक राक्षसों, डिक्सियनमेन के अनेक साथी शिष्यों और उनके बुजुर्गों को इस विपत्ति से बचने में मदद कर सकता हूं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। महत्वाकांक्षा ज्वाला की तरह जलती है, अनंत समुद्र की लहरों से भी अधिक शानदार। किंगलुआन की कमर धीरे धीरे सीधी हो गई। इस क्षण उसे महसूस हुआ कि वह अपने पहाड़ों की तरह गर्वित और ऊंची है। संतुष्ट होकर एल्डर जू ने किंगलुआन के बालों को उसके माथे से कानों के पीछे ले जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अगर तुम्हें अपनी गलतियां पता हैं, तो उन्हें सुधारो, दयालु बनो, क्योंकि यही बात है। उसने कॉलर में हाथ डाला, काफी देर तक टटोला और एक छोटी सी पानी वाली नीली बोतल निकाली। किंगलुआन की निगाहें तुरंत आकर्षित हो गईं। बोतल पारदर्शी है और ऐसा लगता है कि वह तारों से भरी हुई है, जो देवताओं और राक्षसों की चीज की तरह है।
जिससे लोग इसके लिए तरसते हैं। मास्टर, ये है। एल्डर जू हल्के से मुस्कुराए। दवा। किंगलुआन ने अपना सिर हिलाया। पता चला कि यह खेती के लिए दवा है। गुरुजी सचमुच बहुत विचारशील है। उसे अनजाने में फिर से सीनियर सिस्टर बाई का ख्याल आया। अगर सीनियर सिस्टर बाई ने हस्तक्षेप न किया होता, तो शायद वह आज भी सभी पक्षों की ऊंची उम्मीदों के तले ठंडे दिल से दर्द में जी रही होती, है ना? या फिर अब जीवन का इंतजार करना अधिक सार्थक है। वरिष्ठ बहन बाई, सदा के लिए भगवान। आह भरकर किंगलुआन ने अपना हाथ बढ़ाया। मास्टर, मैं इसका अच्छा उपयोग करूंगा। लेकिन एल्डर जू ने तुरंत किंगलुआन को दवा नहीं दी। उसने अपने हाथों को थोड़ा लड़खड़ाते हुए कहा, चिंता मत करो, ये गुप्त दवा साधारण नहीं है। इसका उपयोग करते समय कई सावधानियां हैं। कृपया पहले मेरी बात सुनो। गुप्त औषधि। किंगलुआन अचानक चौंक गया। लगता है उसने कहीं ऐसे ही नाम सुने हैं। ये दवाइयां किस काम आती है? एल्डर जू के शब्दों ने उसकी सोच को बाधित किया। जैक टाइगर कुएं को वापस खींचने के लिए अपने तार खींचता है। दवा अपने नाम के अनुरूप है। इस दवा का उपयोग एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है। केवल जब दोनों पक्ष एक ही समय में इसका उपयोग करते हैं, तो इसका सबसे अच्छा प्रभाव हो सकता है। और यह ध्यान रखना चाहिए कि ये दवा यिन और यिन है। अत्यधिक मजबूत यांग ऊर्जा वाले लोग इसका उपयोग जल्दबाजी में करेंगे, जिससे उनकी साधना पीछे हट सकती है। क्या? एल्डर जू मुस्कुराए। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी किंगलुआन की ज्वाला यिनहो है, इसलिए यह इस श्रेणी में शामिल नहीं है। और बायलियान जल आत्मा जड़ों के साथ पैदा हुआ है, और यह एकांत झरने की तरह ठंडा है, इसलिए इसे इस दवा के लिए एकदम सही मेल कहा जा सकता है। किंगलुआन ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। लेकिन सिर हिलाने के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। आपने सीनियर सिस्टर बाई का जिक्र क्यों किया? एल्डर जू ने बोतल किंगलुआन के हाथ में थमा दी और समझाना जारी रखा। इस दवा का सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए दो लोगों को एक ही समय में इसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको इसका उपयोग करने से पहले बाय लियान को स्थिति समझानी होगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। और किंगलुआन ने अचानक पाया कि उसका हाथ पकड़ा जा रहा है, और फिर गुरु उसके कान के करीब आ गया। क्या तुम्हें अब भी वो किताबें याद हैं जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ने को दी थी? सिर्फ तब। एल्डर जू ने दो इशारे किए। ये प्रभावी होगा। ये कार्य स्पष्टतः सही रास्ता है। क्या? किंगलुआन चीख पड़ा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह दवा क्या है। उसके कान लाल हो गए, और उसने घबराहट में बोतल लगभग फेंक दी। इस अध्याय का अंत। TOC। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1050। मास्टर, क्या ये बहुत तेज होगा? मैंने तो। एल्डर जू ने अपनी अभिव्यक्ति सीधी की और किंगलुआन को ध्यान से देखा। किंगलुआन, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी नहीं समझे हो। यह है बायलियान की छोटी बहन की तुलना में आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या फायदे हैं? इस प्रश्न ने किंगलुआन को व्याकुल कर दिया। काफी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। एल्डर जू ने कहा जा सकता है कि इसमें लगभग कोई फायदा नहीं है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। यही मेरी निराशा का कारण है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किंगलुआन ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। उसे यह बात पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन वह हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसका दिमाग खराब हो गया हो। तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ कि तुम हमेशा से एक बाहरी व्यक्ति रहे हो? एल्डर जू ने सिर हिलाया और आह भरी। तुम्हें युद्ध कला पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन चलो आज की बात भूल जाते हैं। अभी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द अंदर घुस जाना चाहिए। वरना जब बायलियान की छोटी बहन खाई बनाएगी, तो तुम्हें कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। सड़क पर लड़ाई कड़वाहट भरी होती है, लेकिन आखिरकार यह अंदर ही होती है ना? लोगों, आपको वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखना होगा और चुनना सीखना होगा। यदि आप ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप हारेंगे नहीं, लेकिन जीतेंगे भी नहीं। किंगलुआन ने इसके बारे में सोचा। एल्डर जू ने किंगलुआन के कंधे पर थपथपाया और कहा, किंगलुआन, सक्रिय होना सीखो। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा भविष्य दूसरों द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं द्वारा प्राप्त किया जाता है। मालिक। किंगलुआन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने देखा कि एल्डर जू ने अपना दाहिना हाथ उठाया और मुट्ठी बना ली। चलो भी। यह एक उत्साहवर्धक दृश्य था। किंगलुआन को अपने दिल में एक आग सी उठती हुई महसूस हुई। नहीं, यह कोई भ्रम नहीं है। इस समय उसके शरीर में किंगलुआन की ज्वाला वास्तव में और भी अधिक चमकदार प्रकाश के साथ फूट पड़ी। यह आग पर है। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। यह पता चला कि मैं बहुत ज्यादा विकृत नहीं था, लेकिन मैं पर्याप्त रूप से विकृत भी नहीं था।
मैं दिन में 3 बार अपना निरीक्षण करता हूँ। ठीक है, आज भी जल्दी जारी रखो और सीधे शहर में चले जाओ। किंगलुआन को लगा कि उसका शरीर ताकत से भरा हुआ है। उसने जोर से सिर हिलाया, अपना हाथ उठाया और हल्के से मास्टर को मुट्ठी में जकड़ लिया। चलो भी। किंगलुआन ने मुड़कर छोटी नीली बोतल को अपने हाथ में पकड़ा और बाथटब से बाहर निकल गई। कुछ ही कदम चलने के बाद एल्डर जू ने उसे वापस खींच लिया। आप क्या करने जा रहे हैं? किंगलुआन ने अपना सिर और छाती ऊंची उठाई, पूरी गति से। मैं सीनियर सिस्टर बाई के साथ मुकाबला करने जा रही हूँ। बुजुर्ग जू ने असहाय होकर अपना माथा थपथपाया। ये शिष्य, किसी मृत अंत में पहुंचना वास्तव में आसान है। यदि ऐसा न होता तो उस समय उसका दाव हृदय इतनी आसानी से नहीं टूटता। लेकिन यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाता है। एल्डर जू ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या पहना है? कपड़े। किंगलुआन ने अपना सिर नीचे कर लिया। जब उसने सफेद तौलिए से चुपके से निकाले गए चिकने दागों को देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया और उसके पैर अभी भी पानी की बूंदों से ढके हुए थे। मैं पहले कपड़े बदलने जा रहा हूँ। मास्टर के सामने सीधे कपड़े बदलना कुछ शर्मनाक है। लेकिन किंगलुआन को तुरंत फिर से पकड़ लिया गया। रुको, एल्डर जू चिल्लाया, आज युआन दिवस है। क्योंगमिंग पीक में हर कोई पहाड़ पर रह रहा है। आप इस समय बाइलियान के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि हर कोई बाइलियान के साथ आपके अच्छे कामों को देखे? जैसे ही ये शब्द निकले, किंगलुआन शुआंग द्वारा पीटे गए बैंगन की तरह हो गया। उसमें कोई अजीब सी विशेषता नहीं है। गुरुजी, मैं आवेगपूर्ण था। एल्डर जू ने कहा, तुम्हें कमजोर जगह चुननी होगी और उस पर प्रहार करना होगा। हाँ। थोड़ी देर तक अपना सिर नीचे झुकाने के बाद किंगलुआन ने अचानक पूछा, मास्टर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? एल्डर जू ने कहा, बस पूछ लो। किंगलुआन ने कहा, स्पष्टतः गुरु का कोई ताओवादी साथी नहीं है, फिर भी वह इन चीजों को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हैं? एल्डर जू ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखें दूर तक फैली हुई थीं, मानो उन्हें कुछ याद आ गया हो। यह एक लड़की का दिल था जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। किंगलुआन स्नानघर के पास बैठ गया और चुपचाप एल्डर जू की अतीत की कहानी सुनने लगा। कई साल पहले लड़की जू टिंगक्स्यू को भी एक क्रश था। लेकिन स्वभाव से डरपोक होने के कारण वह चुप रही, क्योंकि उसे अस्वीकार किए जाने का डर था। यही समस्या है। जिस लड़की को वह पसंद करती थी, वह पर्याप्त योग्य नहीं थी और कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाई। अंततः लड़की को यानशियाई को अलविदा कहना पड़ा और अस्थिर पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में लेने के लिए घर लौटना पड़ा। लड़की इतनी जल्दी में चली गई कि जू टिंगक्स्यू उसे अंत में फिर कभी नहीं देख सकी। इस भावना को एक स्मृति के रूप में माना जा सकता है, लेकिन ये पहले से ही नुकसान में थी। उस समय की स्थिति के अनुसार वह संभवतः अब जीवित नहीं है। एल्डर जू ने हाथ बढ़ाकर किंगलुआन के सिर के पीछे का भाग छुआ। मेरी जैसी गलती मत करना। इस दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास एक ही जिंदगी होती है। अगर आप गलत चुनाव करेंगे तो आपको दोबारा चुनाव करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। और भी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एल्डर जू ने अचानक मुड़कर किंगलुआन को गले लगा लिया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहले बहुत परेशान किया था। किंगलुआन ने अपनी ठुड्डी एल्डर जू के कंधे पर टिका दी और हिलते हुए पूल के पानी को घूरने लगी। मैं मास्टर के विचारों को समझ सकता हूँ। प्रतिभा बहुत मायावी है। बाइलियान को लगा कि उसकी चिंताएं कुछ अनावश्यक थीं। उसने पूरी रात बिस्तर पर टीम फाइटिंग कौशल सीखने में बिताई, जिसमें समूह लड़ाई, 2v2 टकराव, मल्टीप्लेयर, अंधाधुंध हाथापाई शामिल थी, लेकिन फिर भी उसने मास्टर के अनुवर्ती हमले का इंतजार नहीं किया। क्या ये सिर्फ शुद्ध ईर्ष्या है? बाइलियान ने जल्दी से इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन आपको अभी भी ध्यान देना होगा, भविष्य में आपको अपने गुरु और छोटी बहन के सामने अंकल यान यू को बुलाना होगा, ताकि अनावश्यक परेशानी न हो। यान यू को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर आप मुझे अकेले में अंकल यान यू या अंकल मास्टर कहें। अगर आप चाहें तो मुझे पैट्रियार्क कहना नामुमकिन नहीं है। क्या? बाइलियान थोड़ा उलझन में था। आपने पहले ऐसा नहीं कहा था। उस समय मैंने इसमें शिशु शब्द जोड़ा था और आपको यह अब भी पसंद नहीं है। यान यू ने बताया। नए साल की पूर्व संध्या की सुबह जब मैंने आपको जूली को महामहिम कहते हुए देखा तो वह बहुत उत्साहित हो गई। इस अध्याय का अंत। TOC